Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I'm going to solve chapter Ray Optics and Optical Instruments and CRT exercise with you. So theory we did in the last class. It's basically in this chapter we deal with the phenomenon of reflection and refractions. What is Snell's law? What are the laws of reflection and various optical instruments like microscope, telescope, compound microscope, simple microscope. How reflection is done in spherical surfaces, water lenses. All these things we tried to study in this chapter. So yesterday we did question number 1 and 2. So let's start with the third question. What it is saying? It is saying a tank is filled with water to a height of 12.5 centimeters. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeters. So what is the refractive index of water? तो ये चीज सिंपल है. आपने को पता है कि apparent depth का फॉर्मूला क्या होता है? Apparent depth का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? जो आपकी रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ डिवाइड बाई जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू वो जिस मीडियम में पड़ा है. वाटर का नहीं, मतलब जो भी आपका मीडियम है. जैसे इस केस में वाटर, मैं वाटर बोल रहा हूँ, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जैसे कि इस केस में वाटर है डिवाइड बाई उसके आसपास क्या है. अभी क्योंकि अपने को बोला है कि जो अपना ये टैंक है फिल्ड विद वाटर है, तो टैंक के आसपास तो एयर ही होगी. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा टैंक फिल्ड विद वाटर है, टैंक के ऊपर तो एयर ही होगी, अंदर वाटर होगा, तो वाटर के बाहर एयर है. तो मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लूंगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एन. और एन क्या होता है? एन होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम. क्योंकि इस केस में वो एयर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, तो फिर ये हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो रियल डेप्थ कितनी है? 12.5. और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने को दिया नहीं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने को निकालना है. तो इसमें कैसे हो जाएगा? इसमें ऐसा हो जाएगा, अपने को अपैरेंट डेप्थ दी हुई है ना, तो 9.4 इज इक्वल टू 12.5 डिवाइड बाई एन. तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा? यहाँ से अपने पास एन आ जाएगा 12.5 divided by 9.4. 12.5 divided by 9.4, which will come something around 1.33. Okay, so this is our refractive index of water. Now it is saying if water is replaced by a liquid of refractive index of 1.63 up to same height, by what distance would be the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो इस केस में बस क्या है, अपन ने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लिया. अब अपने को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में दिया हुआ है, तो वापस वही काम करना है. अपने को अपैरेंट डेप्थ पूछी है, बस बोला है कि अपने को माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा, उतना ही मूव करना पड़ेगा जितनी अपनी अपैरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगी. तो अपैरेंट डेप्थ कितनी है मेरी? रियल डेप्थ अगेन 12.5 डिवाइड बाई जो नया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.63. ठीक है, सो इट विल कम आउट टू बी 7.67 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा. बस मैंने क्या किया है, जो मेरे को नया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया था मैंने वो यूज किया है. अब इसमें पूछा है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव्ड. तो माइक्रोस्कोप को उतना मूव करना पड़ेगा जितनी मेरी अपैरेंट डेप्थ चेंज हो जाएगी. तो 7.67 सेंटीमीटर मेरी अपैरेंट डेप्थ में चेंज हुआ है, तो कितना मूव करना पड़ेगा? डिस्टेंस टू बी मूव पहले कितना था? पहले कितना था? 9.4. अब कितना है? 7.67. इतना मुझे मूव करना पड़ेगा. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.73 सेंटीमीटर. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा स्टेप तो नहीं था. फिर आगे चलते हैं अगले में 9.4 पे. 9.4 में क्या बोला है? 9.4 में बोला है फिगर्स ए एंड बी शोस रिफ्लेक्शन ऑफ एयर in a incident at 60 degree with normal to glass air and water interface. Okay, predict the angle of refraction. Okay, मतलब बेसिकली स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन है. अपने को पता है स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर. ये मैंने आपको बताया था. लिख सकता हूँ n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. बल्कि को अपने को यूज करना है. तो अपने को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव index of glass with respect to air. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन. अपने को कितना एंगल दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है 60.
मैं बोला ना ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि अपने को n2/n1 निकालना है ना। n2/n1 क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो n2 एयर ग्लास, अपन ग्लास में जा रहे हैं तो अपने को करना पड़ेगा n2/n1, और n2/n1 कितना हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई कितना है, आई है इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, साइन 60 डिवाइड बाई साइन 35। ठीक है, फिर इसको अपन लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो अपने पास समथिंग अराउंड 1.51 आएगा। ठीक है, दूसरे केस में दूसरे केस में भी ये करना है, दूसरे केस में निकालना है। दूसरे केस में रिफ्लेक्शन हो रहा है एयर टू वाटर, तो इस केस में एयर टू वाटर का निकलेगा, तो ये सेम रहेगा, यही रहेगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, क्योंकि एयर टू वाटर हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा। ठीक है, वाटर सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा वापस इंसिडेंट एंगल, एयर में, क्योंकि एयर से ही आ रहा है, साइन 60 डिवाइड बाई साइन आर कितना है, साइन 47। ये वापस कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा, और अपने पास समथिंग अराउंड 1.32 आएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट में क्या बोला है, लास्ट पार्ट में बोला है प्रिडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। अच्छा, अब तीसरे केस में मुझको वाटर और ग्लास दिया हुआ है, तो वापस ये चीज लिखूंगा मैं। ठीक है, बस इसमें क्या हो रहा है, इसमें जा रही है अपनी रे वाटर से ग्लास में, तो हो जाएगा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, जिसमें जा रही है उसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं अपन लोग। नहीं, ग्लास में जा रही है ना वाटर से, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हुआ, जिसमें जिससे जा रही है उसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे। हाँ, तो ऐसे लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन ऑफ वाटर में क्या एंगल है, 45 डिवाइड बाई साइन ऑफ ग्लास का जो भी एंगल अपने को निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अपने को दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ नहीं है, लेकिन अपन निकाल सकते हैं। क्या होगा ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये होता है फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपन ने कितना निकाला, 1.51 डिवाइड बाई 1.51 डिवाइड बाई 1.32, दिस थिंग इज इक्वल टू साइन 45 डिवाइड बाई साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोग करेंगे तो अपने पास एक्स समथिंग अराउंड 38.2 डिग्री आएगा, ये अपने को कैलकुलेटर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, सिंपल स्नेल्स लगाया है, एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ओके, सो इसमें कितने क्वेश्चन है वैसे, 9.31। ओके, we'll try to do maximum questions. 9.4 done. Now let's move to 9.5. So in 9.5, what it said, they are saying a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeters. What is the area of surface of water through which light from the bulb can emerge out? ओके, तो ये तो अपना क्रिटिकल एंगल वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले। जल्दी से बनाता हूँ। देखो, एक बनाया सर्कल, ठीक है, ऐसे करके मान लो, और ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको कर दो बड़ा। थोड़ा सा छोटा। ठीक है, सर्कल को बाहर निकाल लो, वैसे लगाओ, इसके ऊपर सर्कल लगा दो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का होगा, एक सर्कल और लेना पड़ेगा शायद, उसे दिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा इस टाइप का सिस्टम है, मेरी रेज ऐसे बाहर जा रही है और ये मेरा सर्कुलर ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा ना, ये जो रे है मेरी, जो ये वाली जो रे जा रही है फाइनल वाली, ये वाली, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल, मतलब इसके लिए रे मेरी ऐसे निकल जाएगी सीधी, 90 डिग्री ये है ना मेरा, तो जो मेरा ये एंगल है ये 90 डिग्री है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा
जो ये एंगल है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, थीटा सी है, ठीक है। और इसके पहले वाले एंगल्स तो अपने को पता ही है। या फिर इसमें एक और काम कर सकते हैं, इसको चाहे मैं थीटा सी से थोड़ा सा बड़ा मान लेता हूँ, थीटा ग्रेटर देन थीटा सी मान लेता हूँ, थीटा ग्रेटर देन थीटा सी। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लाइट रे पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आ जाएगी, ऐसे के अंदर आ जाएगी, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ से चालू करके एक लाइट रे ऐसे देते हैं, ये क्या होगा, ये तो सीधी निकल जाएगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सीधी जाती है वो सीधी निकल जाती है। तो ऐसे करते करते अपने पास एक एंगल आएगा जिसके लिए अपनी लाइट सीधी चल जाएगी। वो एंगल होता है अपना एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब थीटा सी, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली यही चीज बतानी है कि कितना ऐसा उस सर्कल का एरिया कितना होगा जिसके लिए मेरी लाइट रिफ्लेक्ट के वापस अंदर नहीं आएगी, मतलब मेरे को इतना एरिया बताना है बेसिकली। अगर आप इसको ऐसे देखो कि मान लो मेरी लाइट ऐसे जा रही है यहाँ पे, अगर मैं इसको इरेज करूँ तो ऐसे देखो, इसको हटा दो, मान लो कि ये मेरा क्रिटिकल एंगल था, कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इन सबको हटा दो, जो एक्स्ट्रा लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। मान लो ये मेरा सिस्टम है और वो मेरा क्रिटिकल एंगल, तो मुझको बेसिकली इसका एरिया बताना है, तो मैं कैसे करूंगा, अपने टेक्स्ट बॉक्स पे जाऊंगा पहले तो, उसके बाद सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से मैं निकालूंगा अपना क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, म्यू वन साइन इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू टू तो वन है क्योंकि वो ईयर में जाएगा, तो वन साइन आर 90 डिग्री मतलब वन, इंटू साइन 90 मतलब वन, डिवाइड बाई मतलब ये क्या निकाल रहा हूँ मैं, ये निकाल रहा हूँ साइन सी क्रिटिकल एंगल, ये कितना हो जाएगा, वन डिवाइड बाई म्यू ऑफ वाटर, और म्यू ऑफ वाटर अपने को दिया हुआ है कितना, 1.33, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास साइन से निकला है 3/4, तो मैं क्या करूंगा ना, क्योंकि ये थीटा सी है, ये थीटा सी है, तो ये भी थीटा सी हो जाएगा। अगर ये थीटा सी है, या सी मान लो, उसका मैं सी लेके चल रहा हूँ, तो ये भी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, फिर मैं यहाँ से टेन से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा टेन से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा टेन सी आ जाएगा ना, टेन सी आ जाएगा रेडियस, मतलब ये वाला पार्ट डिवाइड बाई ये वाला पार्ट, तो वो कितना हो जाएगा, साइन से 3/4 है, तो अपने को बताया टेन से कितना हो जाएगा, टेन से हो जाएगा 3 बाई, वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 - 9, 16 - 9 इज √7, तो वो हो जाएगा 3 बाई 16 - 9 √7, 3/√7, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा टेन, टेन सी। मेरे को चाहिए एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर के इंटू ये चीज चाहिए, और ये अपनी को हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है मेरे को क्वेश्चन में हाइट दी हुई है 80 सेंटीमीटर, तो जो मेरा टेन सी है ये होगा मेरा, ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रेडियस डिवाइड बाई 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर, तो ये चीज होगी, ये हो जाएगा मेरा टेन सी। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल लूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं निकाल लूंगा रेडियस, फिर इसको कर दूंगा स्क्वायर, तो एक्चुअली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है 0.8 का स्क्वायर मतलब 0.64, मल्टीप्लाइड बाई ये जो अपना टेन सी है उसका स्क्वायर, टेन स्क्वायर सी, टेन स्क्वायर सी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अपन इसमें टेन सी की वैल्यू डालेंगे 3/√7 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.64 इंटू ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सॉरी, टेन सी था वो, टेन टेन का टेन सी का स्क्वायर, ठीक है। तो टेन की वैल्यू डालेंगे, 22/7 और 0.64 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता, मेरे को बस सर्किल का एरिया निकालना था, उसके लिए मैंने पहले सर्कुलर इल्यूमिनेशन बनाया, उसके बाद साइन से टेन से निकाला, टेन से मैंने रेडियस निकाला, रेडियस निकाल के पाई आर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.6, 9.6 9.6 में क्या बोला है, 9.6 प्रिज्म का है,
A prism is made of glass of unknown refractive index. The parallel beam of light is incident on the face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. What is the refractive index of the prism? What is the refractive index of the material of the prism? The refracting angle of the prism is 60 degree, and if the prism is placed in water, predicting the new angle of deviation. Simple है, तो इसमें से prism का फॉर्मूला लगेगा refractive index n is equal to sin of a plus delta m by 2 divided by sin a by 2 फॉर्मूला बताया था मैंने. तो इसमें a कितना है, a है 60 और डेल्टा मिनिमम कितना दिया हुआ है, डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है 40. 60 प्लस 40 100, 100 by 2 50, sin 50 डिवाइड बाय sin a by 2. a कितना है, a है 60, तो sin a by 2 क्या, sin 30. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग अराउंड 1.532. ये क्या चीज है मेरी, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर. मतलब ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है. तो ये बेसिकली है मेरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ठीक है, तो पहली वाली चीज तो आ गई मेरी जो मेरे को निकालनी थी. व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म ग्लास का, मैंने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, ये मेरा आंसर हो गया. दूसरी बात में मुझसे बोला है कि जब इसको हम लोग पानी में रखते हैं तब क्या नया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा. ओके, तो ये भी सिंपल है. इस केस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा कितना, क्योंकि अभी तक हमने एयर में रखा था तो अलग आया था, अब पानी में रखेंगे तो क्या होगा, जो ग्लास का है वो तो रहेगा ही. मतलब इस केस में हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1.33. ये होता है ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा बाई 2. मतलब साइन 60 प्लस डेल्टा, डेल्टा को मैं डी लिख देता हूँ, डिवाइड बाई 2. साइन a प्लस डी बाई 2 होता है ना, भूले तो नहीं. ठीक है, डिवाइड बाई साइन a बाई 2. ए तो 30 रहेगा, ए तो 60 रहेगा, तो a बाई 30 हो जाएगा. तो यहाँ से जब मैं डी के लिए सॉल्व करूंगा, तो मैं यहाँ से जब मैं डी के लिए सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ऐसा आएगा कुछ, डी इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, 10 डिग्रीज 20 मिनट्स. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा डी का. कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, सीधे सीधे प्रिज्म का जो अपने फॉर्मूला पड़ा है वो लगाना था. n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2, वेयर n इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम इन विच इट इज केप्ट. पहले केस में था विद रिस्पेक्ट टू एयर, दूसरे केस में था विद रिस्पेक्ट टू वाटर. मैंने किया 1.532 डिवाइड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2, साइन 60 प्लस d बाई 2 डिवाइड बाय साइन 30. वहां से मेरे पास d निकल आया मेरा 10 डिग्री 20 मिनट्स. ठीक है, तो पहले सिंपल क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 9.7 पे. क्या बोल रहा है इसमें, डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम अ ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.55. डबल कॉन्वेक्स लेंस मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, विद बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है. व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड, द फोकल लेंथ इज टू बी 20 सेंटीमीटर्स. सीधे सीधे लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओ, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला. ठीक है, क्या होगा ये, लेंस मेकर्स फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा तो ऐसे आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1. म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है मेरे को 1.55 विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो मेरे को डिवाइड तो करना नहीं है किसी से. -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि दोनों सेम है. मैं ऐसे लिखूंगा 1/r माइनस 1/-r, क्योंकि ऐसा होता है ना डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना. तो इसके लिए तो रेडियस ऑफ एक, इस वाले के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे होगा, इसके लिए यहाँ पे होगा, और इस वाले के लिए यहाँ पे होगा. एक के लिए पॉजिटिव, एक के लिए नेगेटिव. तो वैसे हो जाएगा ना 1/r प्लस 1/r माइनस 1/-r, तो हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, तो हो जाएगा 1/2r. ठीक है ना, तो 1/2r हो जाएगा. तो यहाँ लिखता हूँ 1/2r, ये हो जाएगा. तो यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, मेरे को आर नहीं दिया हुआ, मेरे को फोकल नहीं दी हुई ना 1/20, बस मेरे को आर निकल जाएगा. 1/20 इज इक्वल टू 0.55 डिवाइड बाई 2r. तो यहाँ से मेरे पास आर कितना आ जाएगा, सॉल्व करने में मेरे को यहाँ से आर मिल रहा है 22 सेंटीमीटर. सिंपल, सीधे सीधे अपने को लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना था. देखो, अगर इसमें आपको फॉर्मूला आता है तो ये चैप्टर इजी है, आसान है. अगर आपने इसे फॉर्मूला ढंग से पढ़े तो, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तभी आपको फॉर्मूला याद होंगे, इसलिए
तो इस तरह 9.7 भी कर लिया। 9.8 पे चलते हैं। 9.8 में क्या बोला है? बीम ऑफ लाइट converges at a point P. Now a lens is placed in path of the convergent beam 12 centimeter from P. ओके, जहाँ पे कन्वर्ज करी थी उससे 12 सेंटीमीटर पीछे एक हमने कन्वर्जेंट हमने एक लेंस लगा दिया। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज? इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। लेंस फॉर्मूला लगा लो सिंपल, यूजिंग वो लेंस मेकर्स था, ये भूलना मत। यूजिंग ये लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, मेरे को 1/v निकालना है, माइनस 1/u। यू कितना है? पहले कहाँ जा रही थी वो? पहले 12 सेंटीमीटर पे जा रही थी, और मतलब मेरी रे ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी। मतलब अगर मैं बनाऊं इसको तो मेरी रे ऐसे आ रही थी यार, मेरी रे ऐसे आ रही थी। कोई एक मिनट, ढंग से बनाना पड़ेगा। ये देखो, मेरी रे कन्वर्ज हो रही थी, मतलब मेरी रे ऐसे आ रही थी पहले, जब मेरा लेंस नहीं था तब की बात है। ऐसे आके कहीं पे कन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, अब क्योंकि मैं लेंस आ गया ना, तो मेरे ऐसे जाने के बाद लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो क्या होगा ना, इस लेंस के लिए मेरा ऑब्जेक्ट तो ये वाला पॉइंट होगा, इमेज में यहाँ पे बनेगी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज की जो ऑब्जेक्ट है मेरा, वो मेरे लेंस से जब वो मेरे इंसिडेंट रेस की तरफ ही है, तो मैं ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव लूंगा ना। मैं बताया था अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पीछे पड़ा होता तो हम उसकी लेंथ को नेगेटिव लेते हैं, उसकी डिस्टेंस को। अब चूंकि यहाँ पे तो मेरा ऑब्जेक्ट देखो, मैंने क्या हुआ था, मैंने बोला था इस डायरेक्शन में सब कुछ पॉजिटिव लूंगा, और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? इसी डायरेक्शन में, इस तरफ पड़ा है। तो मेरा यू तो हो जाएगा पॉजिटिव, यू हो जाएगा इस केस में पॉजिटिव। बस मेरे को वही बताना था सबको इससे। तो मेरा यू हो जाएगा पॉजिटिव, और कितना हो जाएगा? +12 इज इक्वल टू 1/f। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पता है, बताया था मैंने आपको। यहाँ से जब अपन लोग वी के लिए सॉल्व करेंगे तो अपने पास वी आ जाएगा +7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले 12 पे बन रही थी, अब 7.5 पे बन रही है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 12 माइनस 7.5। ठीक है, मतलब ये हो गया 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी ये। तो द इमेज इज फॉर्म्ड बाय एट डिस्टेंस ऑफ 7.75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। या फिर अगर आपसे पूछ रहा है कितनी शिफ्ट हो गई, तो इमेज लेफ्ट शिफ्ट हो गई बाय 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9.8 किया अपन ने। आगे चलते हैं 9.9 पे। हाँ, तो देखो 9.9 में क्या दिया हुआ है अपने को? 9.9 में दिया हुआ है an object of size 3 centimeter is placed 14 centimeter in front of concave lens of focal length 21 centimeters. Okay, describe the image produced by the lens. ये तो सीरीज लेंस फॉर्मूला लगाना है, इसमें तो और कुछ है नहीं। यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये? अरे वाई क्यों हटा? ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो इस केस में मेरे को जो दिया हुआ मैं वो डाल देता हूँ 1/v माइनस 1/u। 1/u कितना है? u है मेरा -14 इज इक्वल टू 1/f, 1/-21। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं v के लिए सॉल्व करूंगा, सिंपल कैलकुलेशन है, तो यहाँ से मेरा v आ जाएगा -8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि मुझसे इमेज के बारे में भी पूछा है तो मुझे मैग्निफिकेशन भी निकालना पड़ेगा। तो जो मैग्निफिकेशन है वो होता है मेरा I/O, इसको मैं लिखता हूँ V/U। मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से मेरे पास लेंथ ऑफ इमेज आई आ जाएगी कितनी? V/U मतलब -8.4 डिवाइड बाई -14 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज 3। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा कितना? यहाँ से मेरे पास आई आ रहा है +1.8 सेंटीमीटर, प्लस मतलब आई को मैं कैप्चर कर देता हूँ, आई आ रहा है +1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? एक तो मेरे ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, अब मिल रही है 1.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब मेरी इमेज जो है वो छोटी है, पहली बात तो।
और क्योंकि मेरा वी आ रहा है नेगेटिव, मतलब जो मेरी इमेज बन रही है वो भी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है, जो मेरी इमेज बन रही है वो भी ऑब्जेक्ट की तरफ ही बन रही है। इसको मैं कैसे समझाऊं, मतलब क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस में क्योंकि मेरी इमेज -8.4 सेंटीमीटर है, सबसे पहले तो देखो -8.4 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं बना के दिखाता हूँ। मेरा लेंस इस टाइप का है, ठीक है, इस पे ये मेरा ऐसे खड़ा है, और मेरा जो यू है वो है 14 सेंटीमीटर, मान लो मैं यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मेरा ऐसे जाएगी, क्योंकि ये वाला लेंस है तो इससे क्या होगा, ये ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होने की बजाय ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर जो ये ऐसे जाती है सेंटर, मतलब क्या बताऊं, ऐसे मान ऑप्टिकल सेंटर जाती है, वो वैसे के वैसे वापस आ जाती है, मैंने बताया था आपको। तो ये ऐसे जाएगी तो ऐसे वापस आ जाएगी, तो देखो क्या होगा ना, क्योंकि ये दोनों रेस जो है आगे जाके कहीं पे मीट नहीं कर रही है, तो मेरे को इनको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इसको मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, तो देखो यहाँ पे मेरे दोनों पॉइंट्स कोलाइड हुए, तो ये मेरी इमेज बनेगी। अब देखो मेरे को दिख रहा है मेरी इमेज, जो ओरिजिनल इमेज है उससे छोटी इमेज बन रही है, दूसरी बात वर्चुअल बन रही है, रियल नहीं बन रही है, और इफेक्ट बन रही है। तो ये 3-4 पॉइंट होंगे इमेज के बारे में जो आपको लिखने होंगे आंसर में। क्या क्या, एक तो मेरी इमेज बनेगी वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी एक तो, और बनेगी इरेक्ट, अपने को दिख रहा है सीधी बन रही है, और डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने रे डायग्राम से बनाया था ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9.10 पे। 9.10 क्या होगा, इस पे दिया हुआ है मुझे, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हाँ, बेकार क्वेश्चन है ये भी। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है यार, वही फॉर्मूला भी क्वेश्चन है, 1/f1 + 1/f2 से भी ये करना है अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास 1/f1 आ जाएगा 1/30 प्लस 1/-20, क्योंकि मैंने बताया था कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो 1/-20। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/30 - 1/20, मतलब 2 - 3/60, तो ये हो जाएगा 1 - 1/60 -1/60। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, एफ इक्विवेलेंट, यहाँ से मुझे एफ इक्विवेलेंट मिल रहा है -60 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे एफ इक्विवेलेंट -60 मिल रहा है, इसका मतलब जो मेरा लेंस होगा वो मेरा कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। मैं बताया ना कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस बोल रहे हो चाहे डाइवर्जिंग बोल रहे हो एक ही बात है। याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। तो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा डाइवर्जिंग और कॉनकेव, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आगे चलते हैं 9.11 पे। क्या बोल रहा है इसमें, A compound microscope पे क्वेश्चन आ गया। Compound microscope consists of an objective lens of focal length 2 centimeter thick and eyepiece of focal length 6.25 centimeter separated by a distance of 15 centimeters. How far from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at least a distance of distinct vision and at infinity? Okay, वापस लेंस फॉर्मूला 1/v, ये लगेगा आईपीस लेंस के लिए, -1/u आईपीस लेंस के लिए, इक्वल टू 1/f आईपीस, क्योंकि अपन जहाँ से देख रहे हैं अपने को वाला लेंस लेना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्टिव तो इतना अपन लोग तो आईपीस लेंस से देखते हैं ना, तो हो जाएगा 1 अपने को दिया हुआ है ना कितना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट विजन, वो मैंने बताया था 25 होता है, और क्योंकि अपने को रियल इमेज दिखेगी तो 1/-25 -1/ue जो अपने को डिटरमाइन करना है इज इक्वल टू 1/fe, ऐसे दिया हुआ है कितना 6.25। तो जब अपन यहाँ से सॉल्व करेंगे यूई के लिए, तो अपने को यूई मिल जाएगा -5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो आईपीस लेंस से 5 सेंटीमीटर पीछे होना चाहिए, तभी जाके मुझे इमेज उसकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब 25 सेंटीमीटर पे दिखेगी, ठीक है। और ये तो था आईपीस लेंस है, सो इमेज डिस्टेंस अपने को ऑब्जेक्टिव लेंस है,
सो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस ये हो जाएगा 15, ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस माइनस यूई, मतलब माइनस ऑफ -5, क्योंकि वो सब ना हो, मेरे को मोड लेना पड़ेगा ना, तभी मुझे वो डिस्टेंस मिलेगा। मतलब माइनस यूई, मतलब समझो यूई मेरा -5 है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट और आईपीस के बीच का डिस्टेंस है वो इस तरफ है, और मेरा ऑब्जेक्ट उस तरफ है, तो मेरा नेट क्या हो जाएगा 15 माइनस मॉड ऑफ यूई, तो हो जाएगा 15 माइनस मॉड ऑफ यूई, मतलब 15 माइनस 5, मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मेरे पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में मेरे को निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ से, तो वो हो जाएगा 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ठीक है, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मेरे को ये दिया हुआ है 10 माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO, और वो है 1/2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेरा यू ऑब्जेक्टिव, वो आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरा आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो ये मेरा ये पार्ट सॉल्व हो गया। और भी कुछ पूछा गया, ये मैंने ये पार्ट किया है अभी। मैग्नीफाइंग पावर पूछे तो वो तो अपन निकाल सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, -VO डिवाइड बाई UO मल्टीप्लाइड बाई 1 + D/FE, 1 + D/FE। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 डिवाइड बाई -2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 + D/FE, 25 डिवाइड बाई 6.25, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये पार्ट सॉल्व हो गया। सिमिलर वे में अपन लोग बी पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, बस उसमें अपने को इन्फिनिटी लेना है, तो मैं बी पार्ट छोड़ रहा हूँ ताकि मैं पूरे कर सकूँ, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वो डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.12। 9.12 इसमें क्या बोला है, पढ़ो। इसमें बोला है मुझे पर्सन नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स using a compound microscope with objective of focal length 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeters. Okay. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बोला है कि what is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of the microscope. ठीक है, वैसे ही करते हैं। लेंस फॉर्मूला लगा, सबसे पहले तो 1/VO माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FO। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसमें ऐसे होगा कि मेरा 1/VO मेरे को निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/FO, मतलब 1/8 माइनस 1/UO, -1/UO मतलब +1/UO, लेकिन क्या है ना कि जो मेरा UO है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उधर जाके वो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा +1/UO, 1 डिवाइड बाई UO, और जो मेरा UO है वो है -9, तो वो इस टाइप से हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कितना, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, सॉरी मेरा थोड़ा लैपटॉप हैंग कर रहा है, यहाँ से आ जाएगा 1/72, तो यहाँ से मेरे पास VO आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो मेरा VO आ गया। अब मेरे को बोला है कि मेरी फाइनल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपी से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होगी, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो मेरे को 1/VE पता है, 1/VE माइनस 1 डिवाइड बाई यू आई पीस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 25, एक्चुअली में -25, और ये क्योंकि सेंटीमीटर में मेरे को mm में 250 करना पड़ेगा,
माइनस 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ से बस यू आई पीस आ जाएगा समथिंग अराउंड -2.27 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपने को निकालना है सेपरेशन बिटवीन लेंसेस। तो सेपरेशन हो जाएगा कितना, सेपरेशन हो जाएगा, सेपरेशन बिटवीन लेंसेस कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना VO प्लस मोड ऑफ यू आई पीस, ये होता है ना फॉर्मूला। फॉर्मूला भाई याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हो जाएगा 72 प्लस मॉड हो जाएगा 22.7। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा समथिंग अराउंड 94.7 mm। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर अपन उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, -VO अपॉन UO टाइम्स 1+D/F, जो मैंने पहले किया था उसी से अपने पास वो भी आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना 9.12 भी सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं 9.13 पे। 9.13 में क्या बोल रहा है, 9.13 में बोल रहा है स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर्स एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। क्योंकि टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप के लिए सिंपल होती है अपनी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है टेलीस्कोप के लिए, होता है FO डिवाइड बाई FE, FO डिवाइड बाई FE। ये कितना हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई 6, सो दिस विल कम समथिंग अराउंड 24। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी मेरी मैग्नीफाइंग पावर। फिर मुझसे पूछा है सेपरेशन बिटवीन देम, तो सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कितना हो जाएगा, ये अभी बताया था 144 प्लस 6 मतलब 150 सेंटीमीटर, सिंपल। ठीक है, तो 9.13 तो कुछ ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। फिर चलते हैं 9.14 पे। 9.14 इसमें क्या बोला है, A giant reflecting telescope at an observatory has an objective lens की फोकल लेंथ दी हुई है, आईपीस की दी हुई है, एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन एम का फॉर्मूला क्या होता है, -FO डिवाइड बाई FE। ये कितना हो जाएगा -1500 डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 वाला हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 1500 डिवाइड बाई 1, तो हो जाएगा -1500 टाइम्स, -1500 टाइम्स हो जाएगा। मैं इक्वेशन देख रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड की बातें हैं, माइनस में भूल गया सॉरी। तो मैग्नीट्यूड की बता रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड 1500 टाइम्स हो जाएगा। इतना अपने को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से क्योंकि जाइंट है ना उस हिसाब से। तो अपने को ऐसे करके अपन ने ये सॉल्व कर लिया। फिर बी पार्ट में बोला है द टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर अपने को डिटेल्स दी हुई है, क्या दिया हुआ है अपने को, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर से पहले तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 3.48 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, डायमीटर का आधा होता है। ये हो जाएगा 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा मेरा रेडियस, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, ये तो हो जाएगा मेरा रेडियस। अब मुझको बोला है कि मेरे को एक रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट भी दिया हुआ है ना, 3.8 इंटू 10 पावर 8 सेंटीमीटर्स। अब मेरे को बोला है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसमें मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा। इसमें देखो इस टाइप का डायग्राम होगा, ऐसे देखो। एक तो ये मेरा लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ मेरा लेंस पड़ा होगा। ठीक है, जैसे कि लाइन खींचो प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, तो क्या है ना, यहाँ मेरी जो आई लेंस होगा जहां से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है मान लो, मतलब मून है। तो मेरी आंखों में रेस ऐसे पड़ी होंगी, ऐसे आ रही होंगी, ऐसे, और
ये यहाँ से, सिमिलरली ये यहाँ से आ रही होंगी। ठीक है, तो अपने को बेसिकली ये थीटा एंगल से काम करना है। अब क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो अपन लोग काम करते हैं। जो मेरे यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं टैन थीटा निकालूंगा। सबसे पहले टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा रेडियस ऑफ मून, क्योंकि यहाँ पे ये टैन थीटा क्या होगा, दिस थिंग डिवाइड बाय दिस थिंग। तो ये तो हो जाएगा रेडियस ऑफ मून, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और डिवाइड बाई जो अपना रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट है वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाई रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट, और वो अपना इक्वल हो जाएगा एच डिवाइड बाई एफ। ओके, एच क्या है मेरा, एच है मेरा जो अपने को निकालना है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, और मतलब वो बेसिकली रेडियस का आएगा, बाद में अपन उसको चेंज कर लेंगे, उसको अपन लोग एफ ओ से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली वो इस टाइप से बन जाएगा एच डिवाइड बाई एफ ओ इज इक्वल टू आर एम, मतलब रेडियस ऑफ मून डिवाइड बाई रेडियस ऑफ मतलब लूनर ऑर्बिट। तो यहाँ से जब मैं करूंगा अपने एच के लिए सॉल्व, तो मेरे पास एच आ जाएगा 13.74 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर्स, 10⁻⁻²मीटर्स। ठीक है, तो क्योंकि ये तो आया अपना रेडियस, मेरे को निकालना है डायमीटर, तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा, सिंपल। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच। फिर अपन सॉल्व कर लेंगे, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 9.14 होगा। अभी आगे चलते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन बाकी है। 9.15 में, ओके 9.515 में मुझे बताना है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f। ओके चलो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, इसलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 9.15 देखो, 9.15 में क्या बोला है, पहले पार्ट में बोला है ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज बियॉन्ड 2f। तो इसको कैसे करते हैं, इसमें ऐसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है, तो u कितना हो जाएगा, u हो जाएगा 2f से तो कम और f से ज्यादा। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन में ले जाते हैं, तो उल्टा हो जाएगा, 1/2f इज ग्रेटर देन 1/u। उल्टा हो जाता है ना रेसिप्रोकल करने पे, इज ग्रेटर देन 1/f। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन लोग माइनस लगा देते हैं, दो तीन तरफ माइनस लगाने पे उल्टा हो जाता है। -1/2f इज ग्रेटर देन -1/u इज ग्रेटर देन -1/f। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब अपन क्या करते हैं, तीनों में 1/f ऐड कर देते हैं, तो 1/f -1/2f इज 1/2f। यहाँ पे हो जाएगा 1/f, देखो मैं किस तरफ जा रहा हूँ, देखना 1/f -1/u, ये क्या होता है, ये 1/v होता है ना, बस ये तो मुझे चाहिए था। और यहाँ पे करूंगा 1/f -1/f, तो हो जाएगा 0। तो 1/f -1/u को मैं 1/v लिख दूंगा, तो 1/2f यहाँ पे हो जाएगा 1/v, और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चल रहा है, अब वापस इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा कि जो मेरा 2f है वो मेरा साइन चेंज हो जाएगा, v से बड़ा है, क्योंकि मेरा 2f v से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2f और v दोनों नेगेटिव है। 2f क्योंकि f फोकल लेंथ है, और जो मेरा लेंस है वो है अपना कॉन्केव मिरर केस में अपनी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और इमेज भी नेगेटिव बनेगी, रियल बनेगी। तो क्योंकि दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब 2f और v में जब हम दोनों को मॉड लेंगे, जब हम दोनों को मॉड करेंगे, मॉड ऑफ 2f साइन पलट जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, मॉड लेंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो स्टेप्स हो जाएगा। इसको ऐसा समझो ना कि मैं दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन बदल जाएगा। तो जो अपनी इमेज है वो 2f से ज्यादा होगी इमेज की लेंथ, मतलब इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f पे होता है, तो इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो द रियल इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। ये मुझे दिया हुआ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये तरीका होता है इन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का।
ऐसे ही किया है। दूसरे में दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, पता है अपने को। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। मिरर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अपनी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, अपना u नेगेटिव है, तो 1/f माइनस 1/u तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने को 1/v पॉजिटिव मिलेगा। 1/v पॉजिटिव मतलब v पॉजिटिव, क्योंकि v पॉजिटिव मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ऑब्वियस बात है कि मैं जो बी पार्ट है वो सही हो जाएगा। मतलब सही तो क्या, चारों सही पार्टी भी हमने डिड्यूस करना है, प्रूफ करना है। और अपन ने प्रूफ कर दिया कि मेरा v ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये ट्रू है, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। वैसे ही अपन लोग थर्ड और फोर्थ भी कर लेंगे, तो वैसे ही करना है। चलो फिर भी मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, डी वाला। डी में क्या बोला है देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। पोल और फोकस मतलब एफ और 0 के बीच में। तो 1/f इज ग्रेटर देन 1/u। 0 को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा वरना मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। फिर वापस मिरर फॉर्मूला लगाऊंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, मेरे को पता है मेरा 1/v जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि मेरा f 1/f माइनस 1/u 1/f 1/u से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव आएगी, तो 1/v पॉजिटिव आएगी। क्योंकि 1/v पॉजिटिव आ रही है तो मेरा v भी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि मेरा v पॉजिटिव आ रहा है मतलब मेरी इमेज वर्चुअल बनेगी। इमेज इज वर्चुअल। सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, बस बनाते जाओ उसको। फिर अपने को बोला मैग्निफिकेशन के बारे में बताने को। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है -v/u। अब अपने को पता है कि जो मेरा v है वो पॉजिटिव है, तो जो मेरा 1/v होगा वो छोटा होगा 1/mod u से, क्योंकि मेरा u नेगेटिव है। ठीक है, इसको मैं वापस उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, v इज ग्रेटर देन mod u। बस क्योंकि मैं जैसे रेसिप्रोकल करता हूँ तो जो मेरी क्वालिटी होती है वो साइन बदल लेती है। क्योंकि मेरा v mod u से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है जो m आएगा वो नेगेटिव तो आएगा, मतलब नेगेटिव मतलब नीचे बन रही होगी इमेज। लेकिन v क्योंकि mod u से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब जो मेरी इमेज है वो इनलार्ज बनेगी। ठीक है, since m is greater than 1 so image is enlarged। ठीक है, तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9.16। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है a small pin fixed on a tabletop is viewed from above from a distance of 50 centimeters. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table? ये तो सिंपल सा अपना वो वाला क्वेश्चन है रिफ्रैक्शन का, जिसमें अपन लोग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब करते हैं। तो इसमें एक शिफ्ट का फॉर्मूला होता है जो शायद मैंने आपको थ्योरी में बताया था, तो ये मैं भी बता देता हूँ। शिफ्ट क्या होता है? जो मेरी ओरिजिनल थिकनेस होती है ना, ओरिजिनल थिकनेस की मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एन। एन वापस वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ योर ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अगर मीडियम एयर होगा तो एन तो एन ही रहेगा, और कुछ और मीडियम होगा तो वो n1/n2 हो जाएगा, जिसमें n2 हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मेरे को ओरिजिनल थिकनेस दी हुई है 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाई एन दिया हुआ है 1.5। ठीक है, तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 डिवाइड बाई 1.5। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 से 15 जाएगा, जो हो जाएगा 0.1। 0.1 डिवाइड बाई 0.5 इज 5 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर मुझसे पूछा है does the answer depend on the location of the slab? नहीं, द आंसर लोकेशन ऑफ स्लैब पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ शिफ्ट पे डिपेंड करता है। और शिफ्ट में अपन देख रहे हैं कि अपनी जो स्लैब की लोकेशन है वो डिपेंड करती है, सिर्फ स्लैब की थिकनेस डिपेंड करती है। स्लैब कितनी दूर पड़ा है उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, स्लैब कितना भी दूर पड़ा हो, बट जो स्लैब पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस है उस पर डिपेंड करती है कि जो मेरी इमेज है वो कितनी शिफ्ट होगी। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। उसके बाद चलो फिर 9.16 तक कर लेना अपन ने। अपन एक काम करते हैं 9.17 से अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।
तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस अपने को फॉर्मूलाज पे कैप्चर बनाना पड़ेगा अपना। अगर अपने को फॉर्मूलाज आते हैं ढंग से तो अपन लोग इस चीज को आराम सॉल्व कर सकते हैं, अपने को कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता है कि कब पॉजिटिव लेना है चीजों को, कब नेगेटिव लेना है, कब अपने को लेंस का फॉर्मूला लगाना है, कब अपने को लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना है, कब अपने मिरर की बात हो रही है, कब लेंस की बात हो रही है, और बेसिक फॉर्मूलाज, तो फिर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपन करते हैं, इसके आगे का अगले लेक्चर में करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू।